कई लोगों को थोड़ा से रेगुलेटिंग एक्ट और फिट्स के इंडिया एक्ट में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है वो। लेट्स हैव अ फ्यू मिनट्स ऑन द रेगुलेटिंग एक्ट्स एंड फिट्स ऑफ इंडिया, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट का खास बात थी क्या कि अगर रेगुलेटिंग एक्ट को सबसे इंपॉर्टेंट रूप से समझने की कोशिश की जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले कंपनी के प्रशासन में एक आर्बिट्रेरीनेस था। तो यू कैन से वन ऑफ द थिंग्स कि बाय 1773 कंपनी का जो प्रशासन था उसमें आर्बिट्रेरीनेस चला गया। तो वन थिंग यू कैन से कि 1773 के जो आर्बिट्रेरीनेस था तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सरकार चलनी आरंभ हुई। जो 1773 के पहले का जो सिस्टम था उसमें जो होम गवर्नमेंट था इंग्लैंड में, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हुआ करते थे, ये कंट्रोल करते थे कंपनी का फेयर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये एनुअली इलेक्टेड होते थे और प्रैक्टिकली मैनेज करते थे अफेयर्स। तो एक सवाल यहां से आते हैं, प्रायर टू 1773 who was practically managing the affairs of the assembly? कौन था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी, इन 3 प्रेसिडेंसी तीनों रेगुलेटिंग एक्ट के पहले यह प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट हुआ करती थी और रिस्पॉन्सिबल किसको थी? सिर्फ होम गवर्नमेंट। और जो प्रेसिडेंसी का प्रशासन था वह गवर्नर और उसकी काउंसिल के हाथ में। अब रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत पड़ी क्यों? 1770 में बंगाल में अकाल आया, उसने क्या किया? एग्रीकल्चर को अफेक्ट किया और रेवेन्यू कलेक्शन पे असर आया। अब कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में आ गई। जब कंपनी के पास फाइनेंशियल ट्रबल आ गया, कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने अप्रोच किया पार्लियामेंट कि हमको पैसा दिया जाए। तो लॉर्ड नॉर्थ थे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सेलेक्ट कमेटी अपॉइंट कर दी जो इंक्वायर कर रही थी कंपनी के अफेयर्स को, और इसके रिकमेंडेशन पर यह एक्ट पास हुआ। तो ये क्या हो गया? बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट। क्लियर? इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? इससे सम कंफ्यूजन? अब आते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें उन्होंने क्या किया? जो ऑफिस था मेंबर ऑफ द जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, उसको एक्सटेंड कर दिया 1 ईयर टू 4 इयर्स। दूसरा उन्होंने क्या कहा? जो 1/4 है वो हर साल रिटायर होंगे और नॉट एलिजिबल रीइलेक्शन। 1/4 रिटायर करेंगे और वह रीइलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, जिसका ऑफिस था 5 साल। और एक काउंसिल जो बनाई गई 4 मेंबर्स की, वह इसको असिस्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट को इस काउंसिल के डिसीजन का काम था। अब यहां से सॉल्व है कंट्रोलिंग पावर ऑफ गवर्नर जनरल। क्या क्वेश्चन फ्रेम होगा कि बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 the power of the governor general has been controlled. Got it?
देखिए, मैं कल भी कहा, मैं रोज कहता हूं कि सवाल सीधे फैक्ट से नहीं आएंगे, वो उसको टर्न करेंगे। तो इसको अगर आप देखिए कि उन्होंने जो ये दो पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर 4 और 5, अगर इसको आप एनालाइज करेंगे तो क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल का जो पावर है कंट्रोल। अब गवर्नर, अब आप 6 को ऐड कर दीजिए। गवर्नर जनरल के पास एक कास्टिंग बोर्ड था। अब आप इसको ऐड करें, इसमें क्या किया, अब कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, तब बॉम्बे होते थे, इन तीनों प्रेसिडेंसी में कलकत्ता को सुप्रीम कर दिया। अब फिर सवाल बनाइए, सुप्रीम किसमें किया, सिर्फ वॉर एंड पीस में, नॉट सुप्रीम फॉर ऑल द पर्पसेस। इट हैज बीन ट्रीटेड सुप्रीम फॉर व्हाट, फॉर वॉर एंड पीस। अगर आपके प्रीलिम्स के सवाल में वॉर एंड पीस, अब इसी को सवाल बनाइए, एक ऑप्शन वॉर, एक पीस है, दूसरा ऑल सर्कमस्टांसेस। अब देखिए, इसी को आप ऑप्शन बैठिए, लेट्स टेक द ऑप्शन। ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल काउंसिल वाज मेड सुप्रीम। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज मेड सुप्रीम इन टर्म्स ऑफ वॉर एंड पीस। अब क्वेश्चन क्या है, ए हो गया ये, बी हो ए और बी, ओनली ए इज राइट, ओनली बी इज राइट, ए बी इज राइट। ये सवाल आता है आपके प्रीलिम्स में। तो ऑप्शन ये दे दिया कि वह गवर्नर जनरल काउंसिल में वह सुप्रीम था, भी क्या नहीं, ओनली वॉर एंड पीस। तो यह सुप्रीम हर मामले में नहीं था, ओनली किसमें था, वॉर एंड पीस में था। अब एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करने का काम किया गया, इसको क्या किया गया, इंडिपेंडेंट किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल से। क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्या किया, सेपरेशन किया। तो सेपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है वह भारत में कहां से आ रहा है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आ रहा है। क्लियर, देखते रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इसको आप, देखते रिकॉर्डिंग। यस सर। चलो ठीक है। तो 1773 का जो एक्ट था उससे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का एक फर्क आता है। अभी गिफ्ट और कैश क्या हुआ, करप्शन कंट्रोल किया, करप्शन कंट्रोल। इसने करप्शन कंट्रोल किया। तो आप देखिए क्या हुआ, गवर्नर जनरल पावर कंट्रोल, कलकत्ता मेड एवॉज मद्रास एंड बॉम्बे, सेपरेशन between judiciary and executive, control of corruption. समझे साहब, इस 1773 के एक्ट ने इनमें से क्या क्या काम किए, ए, गवर्नर जनरल के पावर को कंट्रोल किया, बी,
कलकत्ता को मद्रास और बॉम्बे के ऊपर किया, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन किया, और कंपनी जो करप्शन था उस पर कंट्रोल। अब देखिए ये सारे सवाल आपको रेगुलेटिंग एक्ट से सीधे नहीं मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इनडायरेक्टली। जब आप इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर पाओगे तभी आंसर होगा। और ऐसे ही सवाल भी क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग कैच नहीं कर पाते। अक्सर हमको लगता है कि यार जो पूछा जा रहा है वो सिलेबस के बारे, ऐसा नहीं है, वो सिलेबस में ही कहीं ना कहीं से आ रहा है। क्लियर हो गया? एनीवन हैज एनी डाउट? आज नेहा श्रीवास्तव नहीं क्लास में? नेहा, आदिति, और कौन नहीं है? यश लोग नहीं है? यश है नहीं क्लास में? क्लियर? चलो आगे चले। अब एक्ट क्या एनालिसिस करें, यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया, इसको पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे आ रहा है, हाउ इट इज कमिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, बताए। जब रेगुलेटिंग एक्ट को पार्लियामेंट ने बनाया, अगर पार्लियामेंट ने बनाया तो इस रेगुलेटिंग एक्ट पार्लियामेंट ही कंट्रोल करेगा, वैसे चेंज करेगा। तो क्या हो गया, जो अफेयर्स थे कंपनी के वह पार्लियामेंट का केंद्र आ गए। और पार्लियामेंट ने यह कहने की कोशिश की कि जो वेलफेयर ऑफ इंडियंस है उस पर कंसर्न है। कैसे कंसर्न है, अगर आप शासन में से आर्बिट्रेरीनेस हटा देते हो, शासन एक नियम कानून से चलता है, उसका सीधा सा इम्पैक्ट क्या होता है। अगर ब्यूरोक्रेसी की, एग्जीक्यूटिव की पावर कंट्रोल की जा रही है कि वह नियम कानून से काम करे, उसका सीधा मतलब क्या है, वेलफेयर ऑफ पीपल हो रहा है। कोई भी चीज अगर नियम कानून से होती है तो उसका सीधा असर क्या आएगा, वह लोगों के कल्याण के लिए होगा। तो यह वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए हो रहा था। देखिए जो सबसे बड़ी मेरिट इस एक्ट की है, अगर आपको एक टिक लगाना होगा, अगर सिचुएशन ऐसी राइज होती है कि आपको कई ऑप्शन है, एक पे टिक लगाना, तो ऑप्शन नहीं आएगा। जो कंपनी का आर्बिट्रेरीनेस था वो कंट्रोल हो गया, और क्या क्या एक फ्रेमवर्क हुआ फॉर ऑल फ्यूचर इलेक्शंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे कैसे काम करेगी, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम के ढंग को एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई। इट वॉज डन विथ ए स्ट्रक्चर हाउ गवर्नमेंट डेवलप। अब इसमें कमी क्या थी, जो गवर्नर जनरल था वो पावरलेस हो गया। जो 2+2 का कॉन्सेप्ट था, जो 4+1 था, गवर्नर जनरल के पास सिर्फ कास्टिंग वोट था, तो ये 4 लोग जो चाहे कर सकते थे, जो चाहे कर सकते। 4 में से 3 एक हो गए तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता है। गवर्नर जनरल के पास वोट देने का राइट ही नहीं रह गया, क्योंकि he has to give only the casting vote। तो यह जो एक प्रक्रिया उत्पन्न हो गई, उससे क्या हो गया कि गवर्नर जनरल पावरलेस हो गया, क्योंकि जो सुप्रीम पावर दी वो काउंसिल को दे दी गई। उससे क्या हो गया, डेडलॉक आने लग गया किसी डिसीजन को लेने का। इसके बाद पिट्स ऑफ इंडिया, जब ये कमियां देखी तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसने रेक्टिफाई करने की कोशिश की इन कमियों को। तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट था, उसने क्या किया, उसने उस 4 को चेंज करके उसमें 6 मेंबर्स कर दिए, जो क्राउन अपॉइंट करेगा। और जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो उसी तरह रखे गए।
और उन्होंने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 4 से 3 कर दी। तो उससे क्या हो गया, 4 से 3 करने से फायदा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की पावर बढ़ गई कि अगर 4 से 3 हो गए, 3 और प्लस 3 4 हो गए, जहां पर गवर्नर जनरल की पावर क्या बढ़ गई और जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें सिग्निफिकेंट उन्होंने निर्माण किया। अब उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्सी, ये सवाल कल भी कोई कह रहा था शायद क्लियर हुआ रहेगा, फिर देखिए इसमें कॉमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन। तो डायरेक्टर का जो डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो कॉमर्शियल फंक्शन देता था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पॉलिटिकल। तो जो बोर्ड ऑफ ये जो कॉमर्शियल फंक्शन देखता था ये रिप्रेजेंट किसको करता था, कंपनी को, और जो पॉलिटिकल किसको करता था, सरकार को। गॉट इट? तो एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंपनी को कर रहा है। जो पॉलिटिकल फंक्शन देख रहा है वो टीम को कर रहा है, जो कॉमर्शियल देख रहा है वो कंपनी को कर रहा है। क्लियर? नॉट क्लियर? इसको समझाओ, बोले डाउट, वी कैन ट्राई मोर। वारन हेस्टिंग्स का जो इम्पीचमेंट है इसमें फैक्चुअल इशू है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ाने को है नहीं। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पे। इनका टेन्योर है 1776 टू 1782। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम याद क्यों करते हैं? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो कुछ हुआ वो बड़ा हिस्टोरिकल था। पहली बात तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक सोल्जर के रूप में अमेरिकी वॉर और इंडिपेंडेंस में याद किया गया, उन्होंने काम किया। उन्होंने यॉर्क टाउन में सरेंडर किया अमेरिकन ट्रूप सामने, उनकी रेपुटेशन स्पॉइल नहीं हुई, तो इंपॉर्टेंट है। और पार्लियामेंट ने उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल पावर्स दिए कि वो बंगाल में रेडिकल रिफॉर्म करें। तो जो पिट्सबर्ग इंडिया एक्ट रेक्टिफाई हुआ, ये किसके समय हुआ? ये हुआ है इन द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस। तो एक सवाल क्या हो गया कि कॉर्नवालिस के समय में क्या क्या सुधार हुए? तो जो पिट्सबर्ग इंडिया एक्ट था वो उन्होंने जो अमेंड किया 1786 में, तो उन्होंने पिट्स के इंडिया एक्ट को 1786 में अमेंड किया, जिससे फायदा क्या हुआ कि जो डिसीजन था मेजॉरिटी ऑफ काउंसिल को, उसको ओवर रूल कर सके इफ नेसेसरी। जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में एक मेजॉरिटी डिसीजन था उसको गवर्नर जनरल को ओवर रूल करने की पावर है। अब जो गवर्नर कॉर्नवालिस का ऐसा जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आने वाले पहले वाइस गवर्नर थी। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आया वो कॉर्नवालिस थे, उनके पास टीम थी। ये बहुत अच्छा सवाल। सर जॉन शो, जेम्स ब्राउन, सर विलियम जोन्स। ये एक सवाल क्या हो गया, यह तीनों किसके समय में थे? ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम इंडिया में किए। एक सवाल क्या बना कि सर जॉन शो, जेम्स ब्राउन, सर विलियम जोन्स किस वायसराय के समय में थे? अब इनके जो रिफॉर्म्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स ने काफी फर्क लाया इंडियन सिस्टम में। तो उनका पहला रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन था। उन्होंने सिविल सर्विसेज को प्यूरिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कैपेबल और ऑनेस्ट लोगों को लाने की वकालत की। इनके समय में कैपेबल और ऑनेस्ट लोग आने लगे और जो स्मॉल सैलरीज थी उस स्मॉल सैलरीज को उन्होंने हटाया। इन्होंने यह बात रखी अगर सैलरी कम होगी तो कोई आदमी ठीक काम नहीं कर पाएगा। इन्होंने अपने यहाँ के एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाई और उनको पर्सुएट दिए। उन्होंने जो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी थे उनको पर्सुएट किया कि हैंडसम सैलरीज दें कंपनी के एम्प्लॉयज को। उससे क्या होगा, उससे वो कॉमर्शियल एंड करप्शन एक्टिविटी से दूर होंगे। पहले
पहले क्या होता था, इतनी कम सैलरी थी कि उतनी कम सैलरी में आसान नहीं था जिंदगी चलाना, उस सैलरी को एक बढ़ा दिया। तो उन्होंने एक पॉलिसी अपॉइंट की बेसिस ऑफ मेरिट की, ऐसा अच्छा हो गया, जिससे इंडियन सिविल सर्विस की फॉर्मेशन। पहले क्या हुआ करता था कि यह एक परंपरा थी, कंपनी इंग्लैंड के लोगों को अट्रैक्ट करती थी, चापलूसी करती थी, किसी को अपॉइंट, तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरिट अपॉइंट करने का शुरू करिए। और उन्होंने ए नंबर ऑफ सरप्लस पोस्ट को एबॉलिश कैसे किया हुआ, रेवेन्यू का फायदा हुआ। जब आप सरप्लस पोस्ट अपॉइंट करोगे तो सरकार का एक्सपेंडिचर क्या होगा, सरकार का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ये नाउ कम ऑन द जुडिशियल रिफॉर्म्स। कोई दिक्कत है इसमें? एनी प्रॉब्लम इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म? कोई दिक्कत है इसमें? नो। कम ऑन द जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल को इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया और उन्होंने सिक्योर किया कि सर विलियम जोन्स का नाम लिया था, सर विलियम जोन्स जो जज थे और ग्रेट स्कॉलर। पहला आंसर आपने लिया कि सर विलियम जोन्स को जाना खुलेगी है। जो टॉप में जुडिशियल सिस्टम में था, हाईएस्ट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ अपील था, इसको होते थे सफदर दीवानी अदालत, मैंने कल ही बताया था, तो सफदर निजाम अदालत जो फंक्शन करते कलकत्ता में, ये दोनों डिसाइड करती थी भाई गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। और 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स की स्थापना की, अपील की, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड पटना। और ईच अंडर 3 यूरोपियन जजेस जिसको असिस्ट करते थे इंडियन एडवाइजर्स। जो डिस्ट्रिक्ट और सिटी को फंक्शन करता था अंडर ए यूरोपियन जज, और एवरी डिस्ट्रिक्ट के पास एक, एवरी डिस्ट्रिक्ट वाज प्रोवाइडेड विद रिपोर्ट। और कॉर्नवालिस ने कलेक्टर्स के जुडिशियल ऑर्डर की इंपॉर्ट हो गया, कलेक्टर के जुडिशियल पावर्स को उन्होंने ले लिया और उनको सोलली रिस्पॉन्सिबल कर दिया ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट हो गए। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज किसने शुरू किया? अपॉइंटमेंट ऑफ district judge who started? Appointment of district judge who started? The Cornwallis started the appointment of the district judge. Clear हो गया? इंडियन जजेस को अपॉइंट किया ऑल कोर्ट्स एट द बॉटम जुडिशियल सिस्टम। क्रिमिनल केसेस में मुस्लिम लॉ को इंप्रूव किया गया, अपॉइंट किया गया। सिविल केसेस में हिंदू मुस्लिम लॉ, रिलीजन ऑफ द लिटिगेंट्स, इसको याद करो कि जो लिटिगेंट्स क्या है, जो वादी है, उसके रिलीजन से किया गया। और हिंदू और मुस्लिम के बीच अगर सूट है तो जज डिसाइड करेगा। तो फैक्ट नंबर ए, फैक्ट नंबर बी, हिंदू और मुस्लिम, मान लो कि 2 हिंदू आपस संघर्ष कर रहे हैं, तो जो हिंदुओं का नियम लगा दो, 2 मुस्लिम संघर्ष कर रहे हैं, मुस्लिम का लगा दो। अब मान लो कि 2 अलग रिलीजन के लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो कौन करेगा डिसाइड? जज करेगा। जज इस बात को डिसाइड करेगा। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जज इस बात को डिसाइड करेगा कि कौन सा कानून लगाया जाए। यह मर्सीफुल था टेम्परामेंट से, जो बार्बरस पनिशमेंट हुआ करते थे उसको उसने खत्म कर दिया। तो कॉर्नवालिस की पहचान थी एज ए लॉ गिवर दैट एडमिनिस्ट्रेटर। तो कॉर्नवालिस की पहचान की थी लॉ गिवर की, नॉट एज एडमिनिस्ट्रेशन। उसके जो एक कलीग थे जॉर्ज बर्लो, कॉर्नवालिस ने प्रिपेयर किया एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड। यहां से गलत टाइप हो गया, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोड,
जिसमें सारा फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल, पुलिस, कॉमर्शियल उसको लाया गया और ये कोड बेस किया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेस्क्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, जो पॉपुलर हुआ था वेस्ट में। और अंडू जो एक्सरसाइज था अथॉरिटी कंट्रोल के लिए, आंसरेबल टू द कोर्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम करता है जिससे शिकायत होती है, आदमी कहां जाएगा? तो उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड तैयार किया जॉर्ज बर्लो की मदद से, और वो जो कॉम्प्रिहेंसिव कोड था वो हर फील्ड को कवर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल, पुलिस, कॉमर्शियल, फिजिकल। और यह कोड बेस था मॉन्टेस्क्यू पे, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर था। तो इस सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर उन्होंने जो उनके अथॉरिटीज थे उनको कोर्ट के प्रति आंसर किया। और जो कॉन्सेप्ट, जो कार्बोनाइज कोड था, यह सेपरेशन ऑफ पावर पर 1793। देखिए, अब आप देखिए हेस्टिंग्स की तुलना करिए, वहां सिर्फ एक सीड पड़ा था, यहां क्या इन्होंने स्ट्रक्चर दिया। अब जो कोड था इसने डाइवर्स किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फ्रॉम ऑल जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब रेवेन्यू तो सीधे लगा, इन्होंने सारे जुडिशियल और मजिस्ट्रियल पावर को हटा दिया और गवर्नर जनरल को एक जनरल पावर दिया, पार्डन और कम्यूटिंग ऑफ द पनिशमेंट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो। पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस अब क्या थे? जमींदारों के पास पुलिस पावर्स थी, छीन ली। जमींदारों से डिप्राइव्ड ऑफ ऑल पुलिस पावर्स, और डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। अब हर डिस्ट्रिक्ट को थाने में डिवाइड किया गया, जिसको पुलिस सर्किल बोलते थे, और 20 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में थाना होता था। वह दरोगा के अंडर हुआ करता था, जिसको कांस्टेबल हेल्प करते थे। लेकिन पुलिस आर्गेनाइजेशन जो था इस समय में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इफेक्टिव नहीं था। और 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर एक पुलिस का सुप्रिटेंडेंट बनाया गया, एसपी शुरू में। इनके पुलिस रिफॉर्म किए गए, रेवेन्यू रिफॉर्म। जो प्रोविंस ऑफ बंगाल था उसको डिवाइड किया गया इनटू फिजिकल एरियाज, उसको कलेक्टर्स के अंदर किया गया। इन 1790 इंस्टेड ऑफ एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल, जमींदार को रिकॉग्नाइज किया गया एज ओनर ऑफ द लैंड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ लैंड। ये बहुत महत्वपूर्ण था, यही परमानेंट सेटलमेंट को ले जाना था। और 1790 में 10 साल का सेटलमेंट किया गया, जिसको कंक्लूड किया जमींदार के साथ, जो एक परमानेंट सेटलमेंट के रूप में शामिल माना जाता है। क्लियर? उनके अदर रिफॉर्म्स क्या थे? उन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया, जो मैनेज करता था कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। चार्ल्स ग्रांट का नाम आ गया ना यहाँ पे, चार्ल्स ग्रांट का यहाँ अभी देखिए किसने कहा मदद किया, तो चार्ल्स ग्रांट ने मदद किया। उन्होंने जो अब्यूसिव और करप्ट प्रैक्टिस थी उसको खत्म किया, और वीवर्स और इंडियन वर्कर्स को फेयर ट्रीटमेंट दिया गया। उन्होंने इंक्रीज किया रेम्यूनरेशन ऑफ द हाईएस्ट और पुलिस ऑफिसर को। और थर्ड इंडो मैसूर वॉर जो 1792 का है, जो कि इंग्लिश है, इनके समय इंडियंस के रास्ते बंद हो गए, जो एक बड़ी सर्विस थी उसमें इंडियंस का प्रवेश बंद कर दिया। अब थर्ड जो मैसूर वॉर था, समझने की कोशिश करते हैं अब वो क्यों हो रहा था, थर्ड मैसूर वॉर हुआ क्यों। अब टीपू क्या थे, वह अपनी
ताकत को, शक्ति को मजबूत कर रहे थे। इससे ब्रिटिश को चिंता हुई, निजाम हैदराबाद हुई, मराठा हुई। अब टीपू ने अटेम्प्ट किया कि वो फ्रांस और तुर्की की मदद दे। अब वो अपना एक्सपेंशन कर रहा था अपनी टेरिटरी को अपने नेबर्स के कॉस्ट पे। राजा फ्लावरकोट जो एलाई थी ब्रिटिश के, राजा फ्लावरकोट क्या थे? ब्रिटिश की एलाई। और 1789 ब्रिटिश ने एक ट्राइपार्टाइट अलायंस किया निजाम के साथ, मराठा के साथ। तो ब्रिटिश निजाम मराठा इसके अगेंस्ट टीपू हारा और श्रीरंगपत्तनम की संधि। इसको आप जरूर समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री का। अब इसमें क्या हुआ? टीपू ने संधि में अपनी हाफ डोमिनियन दे दी, उसको 3 करोड़ रुपया देना पड़ा एज ए वॉर इंडेमनिटी, और अपने 2 बच्चों को सरेंडर करना पड़ा होस्टेज टू द इंग्लिश। और दोनों साइड एग्री किए रिलीज द प्रिजनर्स ऑफ द वॉर। अब ये ट्रीटी एक सिग्निफिकेंट इवेंट है साउथ इंडियन हिस्ट्री में। इससे क्या हुआ? ब्रिटिश ने एक लार्ज एरिया कंट्रोल किया मालाबार कोस्ट पे, और उन्होंने ऑब्टेन किया बारमूला और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। और जो स्ट्रेंथ ऑफ मैसूर था वह रिड्यूस हो गया, हालांकि खत्म नहीं हुआ। अब इस पर एक सवाल बन गया, जो हिस्ट्री के हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जो हिस्ट्री के हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जो शेप करते हैं हिस्ट्री को, उसके बारे में जानना जरूरी है। उनके बारे में जानना एकदम से जरूरी है। तो एक हिस्टोरिकल इवेंट क्या है? अब हिस्टोरिकल इवेंट के पीछे हम थोड़ा सा दोस्त लगाते हैं। 2 चीजें आपके पास है। एक क्या है कि ये वॉर क्यों हुआ? टीपू है, रिफॉर्म्स, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। जब टीपू अपने मजबूत कर रहा था तो निजाम, मराठा और ब्रिटिश तीनों को चिंता लगी। फ्रांस तुर्की का हेल्प जो कभी भी अंग्रेजों को अच्छा नहीं करता। तीसरा, टीपू अपने को एक्सपैंड कर रहा था, कॉस्ट ऑफ नेबर्स जो ब्रिटिश के अकेलाई। अब इन 3 कारणों से लोग एक हो गए, ब्रिटिश, निजाम, मराठा। तो अगर आप देखें तो टीपू के हार पीछे कारण क्या था? क्या सिर्फ ब्रिटिश थे? नहीं, इसकी अपनी पॉलिसीज थी। वह निजाम और मराठा के साथ नहीं रह सका। टीपू ने अपने आप को कमजोर किया। तो जो एक प्रॉब्लम थी इंडिया के साथ कि हम कभी भी एक नहीं रह सके, वह नुकसान कर गया। अब जो रंगपत्तनम की संधि है, इसने क्या टीपू को खत्म कर दिया। उसका आधा राज्य चला गया, अगर हाफ चला गया, क्या हो गया? रेवेन्यू लॉस हो गया। अगर आपके पास रेवेन्यू ही नहीं होगा, आर्मी कैसे बनाओगे आप? उसके उसमें 3 करोड़ रुपया वॉर इमीडिएट, पूरा खजाना खाली हो गया। इसमें ब्रिटिशर्स ने साउथ इंडिया में कंट्रोल कर लिया, मालाबार कोस्ट मिल गया, व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बालामुरा और डिंडीगल दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स मिल गए। मैसूर रिड्यूस हो गया। अगर हम कार्डवालिस को एस्टिमेट करना चाहें तो क्या है? ब्लू ब्लडेड एरिस्टोक्रेसी, perceived danger of Tipu, consolidate the company's position, efficient and pure administration. परमानेंट सेटलमेंट उसका एक डिफेक्ट था, हम उसको अलग से बात करेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म, पेरेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, founder of efficient system, era of non-intervention कराता है।
क्या हो गया, ये इसको हटा दो, कोई चार्ट था फ्रॉम दिस ABCD EF और उसके साथ ये भी क्या किया, डेंजर ऑफ पीको। बी में क्या किया, कंसोलिडेट द कंट्रीज फ्यूचर। सी में क्या किया, सॉलिड अचीवमेंट फ्यूचर। डी में क्या किया, फाउंडर ऑफ एंड समझ। यस यस और नो, यस और नो बताओ, यस और नो। तो प्रॉब्लम बताइए, नो प्रॉब्लम। जब वॉर ऑफ अमेरिका में ब्रिटेन हार गया, तो जो कंपनी की पॉलिसी थी इंडिया में वो क्रिटिसाइज हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम वी शुड नॉट इंटरफेयर। जो इंडियन रूलर्स के बीच का झगड़ा है उसमें हम संघर्ष न करें, और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी एक्ट के साथ पास करके इस सिस्टम को सामने रखा कि भाई आप लड़ाई मत करो। तो जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी, उसको कहा गया कि आप पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन करो। वॉरेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड बाहर गए, उन्होंने अपना ह्यूज पर्सनल फॉर्चून बनाया, और जो उनको पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट किया गया, जो उन्होंने एट्रोसिटीज की, ब्राइब्स दी, इसके बाद उनके सक्सेसर आते हैं कॉर्नवालिस, उनके बाद आते हैं सर जॉर्ज शो। यह कोशिश करते हैं कि वह अपने को कोशिश करते हैं कि अफेयर्स ऑफ इंडियन रूलर्स में लेस इंटरफेयर करें। दिस इज नोन एज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। गॉट इट? तो क्या सवाल हो गया, हाउ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन केम। एक आप चीज हम समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन कैसे हिंदुस्तान में आती है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जो एक इंटरवेंशन किया गया, वॉरेन हेस्टिंग जो करप्शन किया, उसके बाद जब वो ब्रिटेन में गए, इम्पीचमेंट हुआ। उसके बाद जो कॉर्नवालिस आते हैं, कॉर्नवालिस और सर जॉर्ज शो, ये दोनों इस बात की कोशिश करते हैं कि कैसे कंपनी इंडियन रूलर्स में इंटरफियर न करे, और इसको दिस पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। अब मुगल एम्परर को उस समय ब्लाइंड कर दिया था रोहिलास ने। जो मराठास जो चीफ थे वो महादाजी सिंधिया के प्रोटेक्शन में आए, और मराठास ने अपने अटैक शुरू किए निजाम के अगेंस्ट में। और जो गुरखास थे, गुरखा हिल जो नेपाल में थे, वो बड़े पावरफुल हो गए, और जो बर्मीज किंगडम था वो भी एक्सटेंड कर रहा था इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और उस समय अफगानिस्तान के इन्वेजन का खतरा था पंजाब में। कॉर्नवालिस रिफ्यूज टू इंटरफेयर इन दीस एरियाज। तो पहली बात क्या हो गई, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। थोड़ा समझिएगा आसानी से, धीरे चलते हैं, इसको समझना जरूरी है। इस पर सवाल हमको दिखा नहीं है, इसलिए जो नहीं बना है वो आ सकता है।
लेकिन ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन मैसूर के केस में नहीं आई। ये सवाल नहीं आती है। That after Warren Hastings, company was pursuing the policy of the non-intervention, but in one of the case, company has not followed the policy of non-intervention. A. Marathe, B. Nizam, C. Karnataka, C. मैसूर, D. पंजाब। क्या होगा? मैसूर के केस नहीं फॉलो किए। तो अगर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन का सवाल आता है, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस पैराग्राफ इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। इसकी ना चाहे जिस तरह से भी लिखने को आता है, इससे काम आपको हो जाएगा। क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? एनीवन हैज डाउट इन द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन? बताओ। किसी को पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन पे डाउट है? सर बर्लो 1805 to 1807 इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। और उन्होंने मराठों के साथ पीस करने की कोशिश की, सिंधिया के साथ। जो वेल्लूर का जो ये सवाल हो गया कि जब वेल्लूर का सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर में कौन था? तो इनके समय में जब वेल्लूर का सिपाही विद्रोह हुआ उस समय जॉर्ज बर्लो गवर्नर। अब लेकिन जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन थी, इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक और वॉरेन हेस्टिंग्स से कंफ्यूज मत करिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दो अलग अलग लोग हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स तो अलग अलग लोग हैं। तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को उन्होंने डिनाउंस किया। अब देखिए सवाल तो फिर आप ड्रिफ्ट करिए। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद लगातार कई गवर्नर जनरल ने सेलेक्टिवली पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को फॉलो किया, लेकिन जब लॉर्ड हेस्टिंग्स वाइस गवर्नर बन के आते हैं, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को समाप्त कर दिया था। अब लेट्स एनालाइज दिस पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ये सवाल बहुत अच्छा है, कभी भी आ सकता है। आपको हमें नहीं लगेगी सवाल आ कहां से गया। जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन थी क्या था? ये पंचलाइन है। पंचलाइन when it is suited to their interests. The cardinal point of the policy of non-intervention, it is not an universal policy. It is not a universal policy. The policy has been followed as suited to their interest. This policy continued by Cornwallis successor Sir John Shore. Wellesley has applied the policy of intervention, but successor of Wellesley, George Barlow, followed the policy of non-intervention. And Hastings has announced. अब आप इसको बनाइए। Warren Hastings, Cornwallis, Shore, Wellesley, Barlow, Hastings। इससे दो सवाल और बन रहे। देखिए कई बार पूछा जाता है कि आप कालक्रम बताइए, किस कालक्रम में कौन कौन गवर्नर जनरल हुए। ऐसा क्यों कहा जाता है? अब आई कालक्रम में पहले हुए वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला कौन हुआ?
पहला कौन हुआ बताइए? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद कौन हुआ? पहले हुए आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम क्या था बताइए? अभी आपने कहा पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, क्या टाइम था इनका? वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम क्या था? देखो याद है 1772 to 85। हेस्टिंग्स बात कौन आता है? कॉर्नवालिस। इनका टाइम क्या आता है बताइए? आप भी बताइए। 86 to 93। बाद वही लोग आते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का नाम भी आएगा जो हम लोग पढ़ेंगे जब कहते हैं दीवानी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। 1793-98। अब सर जॉन शोर को हम याद क्यों करते हैं? एक तो कारण क्या था कि सर जॉन शोर के समय में चार्टर्ड एक्ट 1793 पास हुआ था। दूसरा क्या था? बैटल ऑफ खारडा हुआ था। और जमन शाह जो ग्रैंड शाह अहमद शाह अब्दाली था उसने इंडिया में इन्वेट किया था और बंगाल की म्यूटनी थी बाई युद्ध ऑफिसर हुई थी यहाँ पे। तो सर जॉन शोर के साथ दूसरा सर जॉन शोर का कंट्रीब्यूशन है हमारे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल में। तो सर जॉन शोर सब खास बातें हुई। सर जॉन शोर के बाद कौन कौन आते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली हम आदर्श पढ़ेंगे थोड़ी देर में। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम क्या होता है? 98 to 1805। 1805। अब वेलेस्ली के साथ खास बात क्या है? वेलेस्ली का टाइम बड़ा इवेंटफुल टाइम है। जो सब्सिडरी अलायंस थी ब्रिटिश में, जो इंडिया पावरफुल हो रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था इनके समय में। और वेलेस्ली के बाद कौन आता है? आफ्टर वेलेस्ली आते हैं जॉर्ज बर्लो। जॉर्ज बर्लो का टाइम क्या है? छोटा सा टाइम है जॉर्ज बर्लो का, 1805 to 1807। और जॉर्ज बर्लो के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। और इनके बाद आते हैं हेस्टिंग्स। अब इतना पढ़ना जरूरी क्यों है? अंडरस्टैंड इतनी हम बात बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आपको? Why we wanted to explain this fact to you? लॉर्ड मिंटो है वो 8107 से 30 तक है और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम है वह 13 से 23 है। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन कैसे घूम रही है देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सीधा हम चले आएंगे डलहौजी पे। पहले अब यहां तक काम कर लेते हैं कि जो ये टाइम फ्रेम था वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, ये सेलेक्टिव कर रहे थे, वेलेस्ली इंटरवेंशन कर रहे थे। हेस्टिंग्स ने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को डिनाउंस कर दिया। शोर ने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन किया, कॉर्नवालिस ने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन किया।
विल्जनी ने पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन किया। जो यह एक सीरीज चली आ रही है, अगर आप सीरीज को देखें तो जो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी है वह कहां तक आ रही है, वह आ रही है अप टू द बर्लो, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको रिनाउंस कर दिया। अब सवाल क्या है, देयर इज नो एथिकल बेसिस टू फॉलो इट। सवाल क्वेश्चन हो गया आपके मेंस का। दिस इज द मेंस क्वेश्चन, दिस इज द मेंस क्वेश्चन। There is no ethical basis to follow the policy of non-intervention, but it is followed as per convenience of British Empire in which their vested interest were paramount. Clear हो गया? Yeah, you want more explanation? I hope you are able to write it. ये सवाल अभी तक आया नहीं है, ना इधर हिस्ट्री के ऑप्शन में आया है, न जीएस में आया है, न प्रीलिम्स में आया है। जो सवाल नहीं आया है उस सवाल पे जरूर ध्यान दीजिए, बिकॉज द यूपीएससी ऑलवेज सर्च फॉर द न्यू क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन इज सर्टेनली कम। ये सवाल कभी न कभी जरूर आएगा। देखिए, जो पॉलिसी इश्यूज हैं उस पर सवाल आते हैं हमेशा हमेशा, और ये सवाल आ जाएगा, आपको किताब में मिलेगा भी नहीं। इस सवाल को आपको एक्सक्लूसिव तैयार करना पड़ेगा। अगर आपने इसको एक्सक्लूसिव तैयार नहीं किया तो ये सवाल नहीं हल होगा। यू नीड टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली। अब देखिए, इसको आप एक एग्जाम्पल से देखिए। जब मराठा defeated the Nizam and levied Chowth in his territory, British did not come to the Nizams, despite of the promise to help. When 1797 successor of the Nawab was chosen by him was opposed, British trust the push. ये दो लगातार confronting group, यह पीरियड मेनली इस्तेमाल किया गया अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, ताकि नेक्स्ट फेज, अभी अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन हैज बीन यूज्ड टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द एक्सपेंशन। द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन हैज बीन यूज्ड फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द एक्सपेंशन। क्लियर हो गया कि क्लियर नहीं हुआ? इसको क्लियर नहीं हुआ? तो जो टाइम था पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन का, वो टाइम इस तरह का था। हम लोगों ने काफी इसको रब कर दें, नोट करना है, अभी नोट कर लिया? After the Treaty of 1772 with the Rohilla on what grounds that they were Nawab of Awadh होगा, गलत टाइप होगा, invoked British help to attack Rohilla Khan। ये जो ट्रीटी थी 1772 बना है। टीपू का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या था? बिल्डिंग चेन ऑफ फोर्स। वो सवाल थे, मैं बना रहा था, मैं बना नहीं पाया। मेरे ख्याल से ये चैप्टर हो गया है, इस डन। आज शौर्य का क्लास नहीं है, क्योंकि शौर्य का कंप्यूटर क्रैश कर गया है, लैपटॉप, ही हैज टू बाय अनदर लैपटॉप। अगर आप लोग इज डन तो आई कैन क्लोज द क्लास। इफ यू वांट टू डू मोर चैप्टर्स देन आई कैन इनिशिएट द नेक्स्ट चैप्टर आल्सो एज वेल। हेस्टिंग्स साहब थे, उन्होंने उसको बिल्कुल त्याग दिया और इरा ऑफ एनेक्सेशन स्टार्ट हो गया। तो जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, जब विल्जनी आते हैं, तो जो इरा ऑफ एनेक्सेशन में किसका नाम है? इरा ऑफ एनेक्सेशन पे क्या नाम है? विल्जनी, हार्डिंग, डलहौजी।
देखिए जितने भी सवाल बनते हैं कि हमको कालक्रम बताया जाए, वो कालक्रम क्या होता है? वो किसी अगर मान लो पूछते हैं कि आप इनका क्रम सजाइए, ए राहुल जी, बी क्रिस्टिन, सी एलेंको, डी हार्डिंग, ई राहुल जी, तो क्यों? यह एक पॉलिसी को रिप्रेजेंट करने का युग है, यह एक नई तरह की बात है। अब यह जो दौर था, अब इसको सवाल यहां से आ रहा है, यह जो दौर था, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी अख्तियार की अपने टेरिटोरियल रीच को बढ़ाने के लिए। तो जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को बढ़ाने की कोशिश की। अब लॉर्ड वेल्लेस्ली ने एक नया इरा स्टार्ट किया एक्सपेंशन का, जो उनके पॉलिटिकल एम के लिए, जो सब्सिडी अलायंस शुरू किया। मैंने पहले कहा कि सब्सिडी अलायंस को स्टार्ट किया था किसने? डुप्लेक्स ने। उस सिस्टम को अब उन्होंने क्या किया? सब्सिडी अलायंस, आउटराइट वॉर एंड assumption of the territories of previously subordinate rulers, यह तीन मेथड अख्तियार किए। वेल्लेस्ली ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए, टू हैव इट्स ओन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, अपनी विस्तारवादी नीति के लिए उन्होंने तीन सिस्टम शुरू किए कि हम सब्सिडी अलायंस करते हैं, आउटराइट वॉर करते हैं और एजम्पशन करते हैं टेरिटरीज का जो प्रीवियस सबऑर्डिनेट रूलर थे। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस का लक्ष्य क्या था? इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। दूसरा, फोर्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स। जो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में इन्फ्लुएंस था, वो क्या करते थे? वो मिलिट्री हेल्प दिया करते थे टू वन इंडियन स्टेट अगेंस्ट एम्पायर। इसको फर्दर डेवलप किया कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को और परमानेंट किया जाए। तो वेल्लेस्ली ने वेल्लेस्ली ने इसको, और आप क्या देखिए, अब नाउ हियर सी द हेस्टिंग्स एंड वेल्लेस्ली, वॉरेन और नॉन वॉरेन में फर्क करिएगा। अब हेस्टिंग्स क्या कर रहे थे? वह अपने इन्फ्लुएंस के लिए एक राजा को, एक शासक को मिलिट्री हेल्प दिया करते अगेंस्ट एम्पायर। अब इसको वेल्लेस्ली ने क्या किया? इसको मोर परमानेंट किया विद द हेल्प ऑफ द सब्सिडी अलायंस। इससे क्या हुआ? इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ और एक जो एक इंडियन रूलर का जो कॉस्ट था, उसके कॉस्ट पे सिला है। अब इस सब्सिडी अलायंस का मेन फीचर क्या था? अब जो इंडियन रूलर था, जो सब्सिडी अलायंस में एंटर करता था, उसको क्या होता था? उसको एक ब्रिटिश ट्रूप्स को रखना होता था। कहां? अपनी टेरिटरी में। और कमांड करता था एक ब्रिटिश ऑफिसर। और जो इंडियन स्टेट था उसको बोलते थे प्रोटेक्टेड स्टेट। बस टाइपिंग मिस्टेक को मिसटाइप करते समय। और पैरामाउंट पावर, तो जब आप सब्सिडी अलायंस में इंटर करते थे, तो जो राज्य सब्सिडी अलायंस में इंटर करता था, वह अपने यहां एक ब्रिटिश ट्रूप रखता था और वह ब्रिटिश ट्रूप एक ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा कमांड किया जाता था। और जो इंडियन स्टेट अपने यहां ट्रूप्स रखता था, उसको कहते थे प्रोटेक्टेड स्टेट। और जहां पर ट्रूप रखा जाता था, जो ब्रिटिश पावर थी, उसको क्या बोलते थे? पैरामाउंट पावर। ये हो गया। अब यह ड्यूटी क्या थी? ड्यूटी ब्रिटिश
safeguard state economies. ब्रिटिश की ड्यूटी क्या हो गई कि वह उस स्टेट को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करे। इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट इज ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश टू सेफगार्ड इस स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से मुक्ति प्राप्त हो। सेकेंड, ए बी सी डी, जो स्टेट होगा उस स्टेट को सेफगार्ड दिया जाएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन एज वेल एज इंटरनल पीस। अब इसके एवज में क्या करेगा? द मनी ऑफ टेरिटरी। अब जब ब्रिटिश शासन आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो उस सुरक्षा प्रदान करने सेना दे रहा है, तो आपको या तो कुछ पैसा देना होगा या अपने राज्य क्षेत्र का कोई भाग देना होगा। क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? जो प्रोटेक्टेड स्टेट वो आइसोलेट हुआ, आइसोलेट प्रोटेक्टेड स्टेट, ये हो गया मनी पार्ट, ये हो गया सेफ्टी पार्ट, ये हो गया आइसोलेट पार्ट। जो प्रोटेक्टेड स्टेट होगा उसको सारे यूरोपियन पावर से कनेक्शन हटाना होगा, अदर देन इंग्लिश और फ्रेंच से तो बिल्कुल नहीं, नो, इंग्लिश के अलावा किसी से नहीं रोगे। दूसरा, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट इंडियन पावर्स, नो, नो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विद इंडियन पावर। तो आप इंडियन पावर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो। एक राइडर है, अगर करना है तो परमिशन ऑफ ब्रिटिश हुआ, तो ये क्या हो गया? आइसोलेट करना है। इसका रिप्रेजेंटेटिव क्लास, रिप्रेजेंटेटिव क्लास, जो प्रोटेक्टेड स्टेट है वह एक ब्रिटिश रेजिडेंस अपने आप रखेगा। इम्पोर्टेंसी क्लास, आपको अपनी आर्मी को डिसबैंड करना होगा। You cannot have any army with you. No foreign upon you. Non-interference clause. जो पैरामाउंट पावर होगी वह प्रोटेक्टेड स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। कितने क्लॉज होंगे? क्लॉज ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ऐसे आपको कभी याद होगा, लेकिन याद नहीं होगा। अगर आपका सब्सिडी अलायंस का सवाल फिलिप्स का आएगा तो भी इतनी चीज आप नहीं जानते हो, गलत हो जाएगा। और अगर मेंस का आता है तो आपको इतने क्लॉज लिखने ही लिखने होंगे। तो कंफ्यूजन? नीड एनी क्लैरिफिकेशन? Otherwise, I will analyze this. Well, analysis is the main part. Yeah. Come on, analysis.
यह मास्टर स्ट्रोक था, इट वॉज अ मास्टर स्ट्रोक। कैसे था? आपने मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा दी, इंक्रीज मिलिट्री स्ट्रेंथ, एक्सपेंस ऑफ प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ, आपकी ताकत बढ़ रही है दूसरे के पैसे पर। जो प्रोटेक्टेड स्टेट है, जो संरक्षित राज्य है, उस राज्य के खर्चे पर आपकी सैनिक शक्ति बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, पावर स्ट्रेंथन हो गई। इंडियन एंड नॉन इंडियन बोथ। ब्रिटिश क्या है? युद्ध के खर्चों से बच गया। सेना है ब्रिटिश की, खर्चा है राज्य का, ताकत है ब्रिटिश की। जैसे किसी ने साइन किया, इंडिपेंडेंस चला गया। जिस राज्य ने ट्रीटी साइन की, उस राज्य का इंडिपेंडेंस चला गया। क्यों चला गया? जो उसका सेल्फ डिफेंस है वो नहीं रहा। सेल्फ डिफेंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एम्प्लॉइंग फॉरेन एक्सपोर्ट, सेटलिंग डिस्प्यूट विद नेबर, सब चला गया। क्योंकि जो कुछ भी होगा ब्रिटिश के माध्यम से होगा। वह ब्रिटिश के सब सर्वियंट हो गए रेजिडेंट्स के, जो उनके डे टू डे अफेयर में हस्तक्षेप करता था। और इसने इंटरनल डिके दिया पूरे स्टेट को। क्यों? जो कॉस्ट ऑफ फोर्स है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? अपना प्रोटेक्टेड स्टेट का क्या बहुत ज्यादा हाई है। यह इनफैक्ट जो पेइंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है, इनफैक्ट बियॉन्ड द पेइंग कैपेसिटी। जो पेमेंट फिक्स होता था इस फोर्स का, वो आर्बिट्रेरी फिक्स होता था, आर्टिफिशियली ब्लोकेड हुआ करता था। और यह इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देता था और पीपुल को इम्पॉवरिश करता था। तो जो सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस है, जो आर्मी को डिसबैंड कर रहा था, ये क्या था? लाइवलीहुड जा रही। जब सोल्जर्स का अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा तो लोगों की रोजगार चले गए। इससे मिस्री आ रही थी, गरीबी आ रही थी, कंट्री में डिग्रेडेशन आ रहा था। और जो रूलर्स ऑफ टुडे स्टेट थे, वह इंटरेस्ट ऑफ पीपल को निग्लेक्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि अब कोई उनको डर ही नहीं था कोई दिक्कत आएगी, और गुड रूलर्स होने का कोई इंसेंटिव नहीं था। क्यों? वह प्रोटेक्टेड थे ब्रिटिश से फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन एनिमीज। ये पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ है, अगर आपने ये लिख दिया, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। यू हैव गिवन ए लॉट थॉट। देखिए, एक अगर आप फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करिए तो 100 नंबर का एक सवाल मान लो बनाया, मान लो 10 नंबर का सवाल बनाया, मान लो सवाल बनाया सब्सिडी अलायंस पे, तो 4 नंबर तो देंगे सब्सिडी अलायंस के प्रोविजंस पे और 6 नंबर देंगे उसके विश्लेषण पे कि आपने अपना माइंड क्या अप्लाई किया। तो आपने सब्सिडी अलायंस दिया, 4 में से मिलेगा, 6 में से आपको 0 मिलेगा। 6 में आपको मार्क्स तभी मिलेगा जब आप इसको एनालाइज करोगे। It is a study which need to be done. इस पैराग्राफ का सिर्फ इंपॉर्टेंस है बस। जो पहले वाला पैराग्राफ है तो फैक्चुअल है, वो तो हर किताब में मिल ही जाएगा आपको। When you try to analyze this part, and it is not end of analysis, more analysis can be done. You can analyze the much better way, much more way. जितना ही ज्यादा आप सोचेंगे, you can read it carefully. क्या क्या? इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिफेंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फॉरेन एक्सपोर्ट्स, डिस्प्यूट विद नेबर्स,
Vanity excellence interfered in daily work, internal decay, cost of force, arbitrarily bloated, disrupted the economy, impoverishes people, degradation in the country, livelihood, no longer fear them, incentive to the good. These are the punch words who are explaining the whole subsidiary lines. अब जो सब्सिडी अलायंस था वह एक्सट्रीमली एडवांटेजियस था ब्रिटिश को। वह एक लार्ज आर्मी मेंटेन कर सकते थे कॉस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इससे क्या हो गया, इसने इनको इनेबल किया कि वो वॉर फाइट कर सकते हैं आउटसाइड। तो जो ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उस पॉलिसी का बड़ा किया। अब जो उन्होंने कंट्रोल किया डिफेंस एंड फॉरेन जो रिलेशंस थे प्रोटेक्टेड एलाइज के, और पावरफुल फोर्स स्टेशंस किया अपने हार्ट ऑफ लैंड में। इससे क्या होता था, इनका एनेक्सेशन हो सकता था। किसी भी राज्य को वो इनएफिशिएंट डिक्लेयर करके वो एनेक्स कर सकते थे। और ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन था वो इजी हो गया और डिप्लोमेसी ने ब्रिटिश पैरामाउंट बना दिया। इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यह डिप्लोमेटिक उनका एक्शन था जिसमें उनको पैरामाउंट बना दिया। और जो सब्सिडी फोर्स का जो एक इफेक्ट था जो इंडिया क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनार्की आ गई। कैसे आ गई? जो थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सोल्जर्स थे वो क्या हो गए, वो एनार्की करने लगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट थे वो इंडियन ट्रेन से बाहर छोड़ से एनार्की आ गई। और जो डिसबैंडेड सोल्जर्स थे वह अफेक्ट हो गए, पिंडारिस में अफेक्ट हो गए, फ्री बूटिंग एक्टिविटीज होने लगी। और इसने डिमोरलाइज किया प्रिंसेस को ऑन द प्रोटेक्टेड स्टेट। और ब्रिटिश ने जो प्रॉमिस किया है कि प्रोटेक्टेड स्टेट को सेफगार्ड करेगा एक्सटर्नल इंटरनल डेंजर से। उन्हें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी छोड़ दी और वह एक इजी गोइंग और प्लेजर सीकिंग लाइफ जीने लगे। इससे क्या हो गया, मिस गवर्नमेंट आ गया। और समय के साथ जो एनार्की और मिस रूल था इसका सहारा लेके उन्होंने और एनेक्सेशन किया। सीधे यहां से यहां पे आओ, कॉज एंड इफेक्ट। सब्सिडरी अलायंस के कारण समस्याएं पैदा हुई। उन समस्याओं से क्या हुआ, एनार्की आ गई, मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ब्रिटिश क्या बोल रहा है कि तुम्हारे यहां एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, देन आई हैव टू कैप्चर योर टेरिटरी। और सब्सिडरी अलायंस जो था वह एक एनेक्सेशन के प्रिपरेशन को हेल्प करने लग गया। और ब्रिटिश बहुत हैवी सब्सिडी देते थे अपने से, और यह उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट करता था। इसने इंडियन रूलर्स को दिया ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट अदर रूलर। लेकिन क्या हुआ, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ। दो चीज साथ साथ हो रही है। अब हम देखते हैं क्रोनोलॉजी कैसे क्या हुआ। फर्स्ट रूलर जिसने एक्सेप्ट किया अलायंस वो निजाम था, तो उसके बाद अवध हो गया। हैदराबाद was the first state was brought under the subsidy alliance. फिक्स किया 24 लाख। तो जो निजाम हैदराबाद था वो फकत 24 लाख पे रख दिया। और ट्रीटी हिसाब से क्या है कि ऑल द फ्रेंच ट्रूप इन हैदराबाद उसको डिसबैंड किया गया और रिप्लेस किया गया सब्सिडी ब्रिटिश फोर्स से। और निजाम के साथ ट्रीटी के 1800 में निजाम ने लार्ज अपनी टेरिटरी को कंप्लीट किया। अवध जो थ्रेट था इन्वेजन बाय अहमद जमन शाह ऑफ अफगानिस्तान,
उसको प्रिटेक्स्ट को लेकर विल्जरी ने फोर्स किया नवाब को कि वह सब्सिडी ट्रीटी में इंटर करे, और नवाब ने साइन किया इसको 180। इसको याद रखिएगा कि कैसे कैसे लोगों ने किया। और नवाब ने ब्रिटिश को अपनी हाफ टेरिटरी दे दी, जिसमें रोहिलाखंड का एक रिच लैंड था, लोअर दोआब एंड गोरखपुर था, और मेंटेनेंस ऑफ आर्मी के लिए ब्रिटिश स्टेशन कैपिटल किया अवध। और नवाब की आर्मी को वध में डिस्बैंड कर दिया गया और ब्रिटिश ने अपने ट्रूप्स को वहां स्टेशन कर दिया। ये क्रोनोलॉजी का सवाल जरूर आएगा। अब उससे होता क्या था कि जब अवध के साथ किया तो ब्रिटिश अपनी आर्मी को कहीं भी ऑथराइज कर सकता था, लगा सकता था। अब जो नवाब का जो इंटरनल मैटर्स था उसमें वो इंटरफेयर कर रहा था। अब कंपनी ने जो एक फर्टाइल एरिया प्राप्त किया उससे क्या हुआ, उसके रिसोर्सेज बढ़ने लग गए। जो हाई हैंडेड था विल्जरी का उसको क्रिटिसाइज किया गया। विल्जरी ने एज्यूम किया जो एडमिनिस्ट्रेशन कहा तंजौर, सूरत, कर्नाटका, बाय कंक्लूडिंग ट्रीटी विद रूलर्स ऑफ दैट स्टेट। जो मराठा स्टेट था वो तंजौर, उसमें क्या था, उसमें एक सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा था और 1799 में विल्जरी ने कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ सेल्फोजी। इस ट्रीटी के हिसाब से ब्रिटिश ने उसका एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया और राजा था उसको पेंशन कर दिया और 4 रेपुटीज। 801 में जो विल्जरी ने फोर्स किया न्यू ट्रीटी किस पे, नवाब के पपेट, कर्नाटक के नवाब का जो एक पपेट था, अब कंपेल किया कि अपने किंगडम का एक बड़ा भाग दे दिया और वो सीट कर जाए। विल्जरी एंड मराठा, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या तो क्लियर हो गया? फैक्ट है इसमें विल्जरी एंड मराठा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर थी वो उनके आउटसाइड स्पीयर की थी, वो मराठा थे। नाना फडणवीस जो है मराठों को नेतृत्व दे रहे थे, और जो उसमें मराठा एम्पायर था वह 5 बिग चीफ का था। ये सवाल आता है, पेशवा एट पुणे, गायकवाड़ एट बड़ौदा, सिंधिया एट ग्वालियर, होलकर एट इंदौर, भोसले एंड नागपुर। और पेशवा इनका नॉमिनल हेड था इस मराठा संघ का। मराठा कन्फेडरेशन का जो पेशवा था वह एक उनका हेड हुआ करता था। जब यह सब्सिडी अलायंस का मुद्दा आया तो होलकर ने, अब देखिए क्या है, इनके आपस में संघर्ष थे। अब यहां क्या है, इंटरनल स्ट्रगल। होलकर ने डिफीट किया जो कंबाइंड आर्मी थी पेशवा और सिंधिया की। पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे वह चले गए उनके पास और सब्सिडी ट्रीटी बस। तो पहला मराठा किसने साइन किया सब्सिडी ट्रीटी? जब सिंधिया और भोसले फाइट कर रहे थे तो होलकर साइड लाइन पे खड़े थे और गायकवाड़ गेव हेल्प टू द ब्रिटिश। और जब होलकर ने संघर्ष किया तो भोसले एंड सिंधिया लॉस्ट देयर वॉर। तो जो मराठों का इंटरनल स्ट्रगल था, अगर एक सवाल का जवाब हो कि हाउ द मराठा हैज फाउंड प्लेस इन सब्सिडी अलायंस, व्हाट आंसर? द इंटरनल स्ट्रगल ऑफ मराठास। The internal struggle of Marathas are responsible for the subsidy alliance entry into their domain. इस सेकेंड मराठा वार हुआ 1803-1805। तो दौलत राव सिंधिया और राघोजी सिंधिया जो थे उन्होंने किया ट्रीटी ऑफ बसीन। जो ट्रीटी ऑफ बसीन मराठा के साथ की गई थी, जो हमने कल पढ़ी थी, वह एक इंसल्ट थी। उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब साउथ में जो ब्रिटिश आर्मी थी लेड बाय आर्थर विल्जरी, उसने डिफीट किया कंबाइंड आर्मीज को, आप सिंधिया भोसले, और ट्रीटी ऑफ देवबंद साइन हुआ भोसले विल्जरी के बीच में, जिसने फोर्स किया तो गिव प्रोविंस ऑफ कटक टू उड़ीसा। अब नॉर्थ में क्या हुआ, लॉर्ड लेक ने रूट किया सिंधिया और ऑक्युपाई के लिए अलीगढ़ में, दिल्ली एंड आगरा। और सिंधिया साइंड सब्सिडी ट्रीटी विद ब्रिटिश, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन राव। जो ब्लाइंडेड एम्परर थे इंडिया के,
जो पेंशनर थे कंपनी के अगेन हो गए। मराठा अलायंस हैड टू sue फॉर पीस, बोथ सिंधिया एंड भोसले साइंड ट्रीटी। और बिजली ने अब अपना टर्न किया टुवर्ड्स होलकर, लेकिन यशवंत राव जो होलकर थे वह आसान नहीं थे और ब्रिटिश को उनको हराना आसान नहीं हुआ था। इसी समय जो शेयर होल्डर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, एट दिस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उन्होंने हंगामा शुरू किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है बहुत महंगी पड़ रही है और कंपनी के पास जो डेट है वो इंक्रीज कर गया है 70 मिलियन 79 से 31 मिलियन पाउंड। और ब्रिटिश जो वो फाइनेंस था वह एग्जॉस्ट हो रहा था नेपोलियन के वॉर की वजह से। नेपोलियन फिर से एक थ्रेट हो रहा था यूरोप में। जो ब्रिटिश स्टेट्समैन थे, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, उन्होंने महसूस किया कि टाइम आ गया है कि इस पॉलिसी को चेक किया जाए। वेल्लेस्ली को रिकॉल किया गया एंड कंपनी मेड पीस विद होल्कर इन 1806। अब यहां से आइए एक सवाल फिर बनाइए कि सब्सिडी अलायंस एक्सपेंशन पॉलिसी क्यों खत्म हुई? ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। तो देखिए दो सवाल यहां बने, एक सब्सिडी अलायंस, सेकंड सब्सिडी अलायंस का विश्लेषण, तीसरा मराठा और सब्सिडी अलायंस, चौथा सब्सिडी अलायंस कैसे खत्म या विस्तारवाद नीति कैसे खत्म। विस्तारवादी जो नीति थी वो किस तरह समाप्त होती है। तो एक आप पूरा क्रोनोलॉजी तैयार करिए सब्सिडी अलायंस का, जिसमें उसके फैक्ट्स हो, विश्लेषण हो, फिर सब्सिडी अलायंस किन किन राजाओं के साथ किया गया, फिर सब्सिडी अलायंस मराठे के साथ किस तरह हुआ, फिर सब्सिडी अलायंस कैसे खत्म हुआ। Let's analyze the Wellesley. वेल्लेस्ली ने जो एक ब्रिटिश एम्पायर था इसको ऑल इंडिया एम्पायर बनाया। जो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी, इस ब्रिटिश पैरामाउंसी के लिए उसका सुप्रीम टास्क था जो उसने कर्नाटका और तंजौर का एनेक्सेशन किया। उससे क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी एंड द क्रिएट ऑफ प्रॉविंस ऑफ आगरा। दो महत्वपूर्ण चीज हुई इसमें, और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से एक इंपीरियल फॉर्म किया। वेल्लेस्ली के बाद आते हैं सर जॉर्ज बर्लो। ये 2 साल के थे। उन्होंने फॉलो किया पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन और उन्होंने कोशिश की कि रिस्टोर पीस किया जाए मराठा के साथ, पर्टिकुलर सिंधिया होल्कर के साथ जो बड़े बिटर हो गए थे एंग्लो मराठा वॉर से। और वेल्लोर की यूनिटी 806 में इनके समय हुई। इनके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर की विद रंजीत सिंह 1809 और इनके ही टाइम में चार्टर एक्ट 1813 पास होता है। मिंटो के बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो फिर फॉलो पॉलिसी बनाते हैं और ये रिनाउंस कर देते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। तो बीच के 2 लोग शोर और बर्लो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हंगामा किया, जो बंद हुआ, शोर बर्लो, कितना टाइम, छोटा सा टाइम, कितना टाइम तुरवानी का, कितना टाइम होगा? मिंटो एंड शोर कितना है? 2 साल है। 2 लोगों के टाइम पे पॉलिसी ऑफ एग्रेशन कम हुई, लेकिन उसके बाद पॉलिसी ऑफ एग्रेशन फिर आगे लगी। तो छोटे से टाइम फ्रेम के पश्चात पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फिर आ गया। तो अगर आप देखें तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन या पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म सिर्फ 2 आदमियों के समय में कम आती है। सर जॉन शोर रहते हैं बिफोर वेल्लेस्ली। तो सर जॉन शोर का टाइम है 1739 टू 98। तो सर जॉन शोर का जो टाइम था, उसके बाद वेल्लेस्ली 1798 टू 1805 और वेल्लेस्ली के बाद आते हैं, वेल्लेस्ली के जस्ट बाद आते हैं
जॉर्ज बर्लो, जॉर्ज बर्लो, बर्लो के बाद मिंटो, मिंटो के बाद हेस्टिंग्स। तो जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है ब्रिटिश एम्पायर की, इस इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी में बहुत छोटा सा ही गैप आता है, ज्यादा गैप नहीं आता है। बर्लो का टाइम है 2 साल का, 1805 टू 1807। बर्लो और मिंटो का टाइम ये है, और मिंटो के बाद चले आते हैं सीधा लॉर्ड हेस्टिंग 13 to 23। अब हम याद प्यार करिएगा, आप लोग पूरा सवाल में बना दिया है। हेस्टिंग्स के समय में फिर इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी वापस आती, और उन्होंने ओपनली जो पॉलिसी थी, जो एक पॉलिसी थी कि इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी नहीं फॉलो, उसको चेंज कर दिया। जो 1809 से 1813 जो लॉर्ड मिंटो का था, उसके समय सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर का हुआ। जो वॉर हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, which had started soon after the out of the French Revolution, वह जा रहा था। जब लॉर्ड मिंटो भेजे गए भारत में गवर्नर जनरल में, और उनके पास एक मैंडेट था सेफगार्ड द ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। और जो ब्रिटिश पावर इंडिया था, स्टार्टेड एक्सपेंशन इन नेबरिंग कंट्री। तो बर्लो के बाद से ही पॉलिसी चेंज होने लगती है। तो जावा सुमात्रा जो डच के कंट्रोल में था, तो जावा सुमात्रा कॉन्कर हुआ ब्रिटिश से, और दीज आइलैंड रिस्टोर्ड टू द डच। लेकिन ब्रिटिश ऑक्युपाइड सिंगापुर एंड एक्सपेंडेड द सवार इन द मलाया पेनिनसुला। जो ये कॉन्क्वेस्ट हुए, इस कॉन्क्वेस्ट से फायदा क्या हुआ? जो दीज कॉन्क्वेस्ट ने हेल्प किया ब्रिटिश को कंट्रोल साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करने, और फाउंडेशन दिया नेवल सुप्रीमेसी को। और ब्रिटिश ने कोशिश की अपने इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान, ईरान और नॉर्थ से बढ़ाने के लिए, और रंजीत सिंह को डिस्ट्रिक्ट किया। जो हेस्टिंग्स आते हैं, यह विगरस पॉलिसी फॉलो करते हैं, और जब उन्होंने टाइम एज्यूम किया, उस समय एक सीरियस थ्रेट था टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और सेंट्रल इंडिया में एनार्की चल रही थी, और पिंडारीज का बहुत ज्यादा आतंक था, और उन्होंने पिंडारीज को कंट्रोल किया। पेशवा सीक्रेटली प्लॉट करते ब्रिटिश में, और हेंगस्ली कम बाय द एक्सपेंशन ऑफ द गुरखा पावर। तो एग्रेशन ऑफ गुरखा था जो कंट्रोल किया गया। मार्च 1860 में ट्रीटी ऑफ सरनी साइन हुआ, गुरखा को दिया गया, गुरखा ने अपना क्लेम लिया तराई रीजन में, और वह ब्रिटिश के पास आ गया। गुरखास ने सिक्किम से अपने विड्रॉ किया, और एक ब्रिटिश जो रेजिडेंट है काठमांडू में रहने लग गया, और जो एग्री कर गया कि जो किंगडम ऑफ नेपाल जो है वह किसी फॉरेन पावर को इम्प्लॉय नहीं करेगा, और ब्रिटिश को प्राप्त हो गया शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, जहां उन्होंने टूरिस्ट स्टॉप बनाया। और गुरखा वॉर के बाद हेस्टिंग्स को ऑनर किया गया मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स। तो उन्होंने सपरेशन ऑफ पिंडारीज किया। तो पिंडारी है क्या है? वो किसी पॉलिटिकल कास्ट को बिलोंग नहीं करते थे, वो आर्मी में सर्व करते थे बगैर किसी पेमेंट के, और उनको एक छूट थी आप प्लंडर करो, लूटपाट करो। तो जो बाजीराव फर्स्ट का समय था, बाजीराव फर्स्ट, वह रेगुलर हॉर्समैन हुआ करते थे, जो मराठा आर्मी थे। इनके जो लीडर्स थे हिंदू मुसलमान दोनों थे, और इसका जो चीफ था वो वासिल मोहम्मद, चिट्टू एंड करीम खान थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने इनको खत्म करना चाहा, और बाय 1818 इन्होंने इनको समाप्त कर दिया। अब करीम खान को क्या किया? उन्होंने एक स्मॉल स्टेट दिया गोरखपुर में, वासिल मोहम्मद ने रिफ्यूजी लिया था सिंधिया कैंप में, बाद में उसको हैंड ओवर किया गया, उसको मार दिया गया। और जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी, संघ था, इनके समय समाप्त हो गया। इन रियलिटी हुआ क्या? जो मराठा पावर थी वो कंसिडर कमजोर हो गई थी आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत।
उसके बाद में ब्रिटिश वॉर हुई, लेकिन मराठा को पूरी तरह फिनिश नहीं किया गया था। जो रिलेशनशिप थी मराठा की थी वह म्यूचुअल जेलसी प्रॉपर्टी थी। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, इसने क्या किया, इसने शैटर्ड कर दिया पावर्स ऑफ मराठा जी। लेकिन वह उनकी स्पिरिट का ये बड़ा अच्छा ये है कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का आउटकम क्या हुआ। उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट किया 1817 में, इसमें लीड किसने, पेशवा ने लिया। और पेशवा ने अटैक कर दिया ब्रिटिश रेजिडेंसी पूना में नवंबर 1817 में। जो अप्पा साहब थे नागपुर के, उन्होंने नागपुर पे रेजिडेंसी पे अटैक किया, और जो माधवराव होलकर थे उन्होंने वॉर शुरू कर दिया। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कंपल किया कि सिंधिया को एक्सेप्ट करे ब्रिटिश आधिपत्य, और डिफीट किया आर्मी ऑफ पेशवा, भोसले और होलकर। पेशवा को डिथ्रोन किया गया और बिल्कुल चले गए कानपुर के पास में। उसकी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया गया और इलाज प्रेजेंट बनी बॉम्बे की, और होलकर और भोसले सबसे बड़ी फोर्स को ज्वाइन किया इन द टाइम ऑफ हेस्टिंग्स। मराठा की जो शक्ति थी, जो मराठा का जो अस्मिता थी, उसको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने सतारा में एक छोटा सा राज्य बना दिया, जो छत्रपति शिवाजी के जो डिसेंडेंट्स थे वहां करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा के डिफीट के कारण क्या थे? लीडरशिप नहीं थी, म्यूचुअल बिटरनेस था, उनमें कॉपरेशन नहीं था, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट लोग डाल नहीं पाए जहां भी वो टेरिटरी जीते थे। इनका किसी भी राजाओं से कोई कॉर्डियल रिलेशन नहीं हुआ करता था। वह इस बात में असफल हो गए कि वह इस बात को करेक्टली एस्टिमेट नहीं कर सके पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। बाय 1880 जो इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध, इट केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। कुछ पार्ट डायरेक्टली रूल करते थे और रेस्ट पार्ट क्या करते थे, इंडियन रूलर्स, जिन पर वह अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे। जो जिन पर कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे उनके पास कोई आर्म फोर्स नहीं हुआ करती थी, उनके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी। अब वो हैवी पेमेंट करते थे ब्रिटिश फोर्स के लिए, सबसे अलायंस के तहत। वह ऑटोनॉमस थे अपने इंटरनल अफेयर्स में, लेकिन उस पर भी इनका कंट्रोल हुआ करता था। अब जो अपने हेस्टिंग्स थे उन्होंने कई रिफॉर्म्स भी किए, रिफॉर्म्स भी हेस्टिंग्स ने कई किए। उन्होंने क्या किया, रैयत वाली सिस्टम, जो रैयत वाली लैंड सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया। कहां, मद्रास प्रेसिडेंसी में। किसने किया, थॉमस मुनरो। सब बहुत आता है कि रैयत वाली को किसने किया था। जुडिशरी में जो कॉर्नवालिस कोड था उसको उन्होंने इम्पोज किया। जो बंगाल का पुलिस सिस्टम था उसको अदर रीजन में एक्सटेंड किया। जो इंडियन म्यूनिसिप थे उनकी इंपॉर्टेंस को इंक्रीज किया। जो सेपरेशन था जुडिशियल एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो रिजिड नहीं हुआ करता था। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट एक्ट करते थे, उसको देखने की कोशिश की। हेस्टिंग्स ने इंकरेज किया फाउंडेशन ऑफ वर्नाकुलर स्कूल्स एंड मिशनरीज। 1817 में जो हिंदू कॉलेज, हम लोग बात करेंगे इस बारे में जब हम सोशल अवेकनिंग पढ़ेंगे, वो एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, जहां पर इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस की टीचिंग, और हेस्टिंग्स इसके पैटर्न हुआ करते थे। इन्होंने इंकरेज किया फ्रीडम ऑफ प्रेस को और एबॉलिश किया सेंसरशिप, जो इंट्रोड्यूस हुई 1799 में। जो बंगाली वीकली था समाचार दर्पण, ये 1818 में स्टार्ट हुआ बाय मार्शल, जो एक श्रीरामपुर के मिशनरी हुआ करते थे। जो हेस्टिंग्स का जो टेरिटोरियल गेन था, जो स्ट्रेंथ था, वो ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया हुआ, और उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हम मेगा कहते हैं। He was called as a mega बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उसने कंप्लीट किया जो वर्ल्ड लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। हेस्टिंग को सक्सीड किया लॉर्ड एम्बरेस्ट ने, जिन्होंने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किया। और इनके समय में जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्ट हुआ, जो सिंध को जो जीता गया, इसमें जीता गया। अब सिंध को ब्रिटिश जीतना क्यों चाहता? व्हाई दे वांट टू एनेक्स द सिंध?
एंग्लो रशियन राइवलरी इन यूरोप एंड एशिया। जो यूरोप और एशिया में एंग्लो रशियन राइवलरी थी, इसमें क्या होता था, इनको फियर था कि रशिया माइट अटैक इंडिया थ्रू अफगानिस्तान और पर्शिया। तो रशिया के अटैक को कमजोर करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वह अपना जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान और पर्शिया में बढ़ाएगा। इनको लगा जो पॉलिसी सक्सेसफुल होगी कब, जब सिंध उनके अंदर आएगा। तो इंटरनेशनल रीजन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनेक्सेशन ऑफ सिंध। इंटरनेशनल रीजन वाज रिस्पॉन्सिबल for annexation of Sindh. सिंध को जीतने में इंटरनेशनल रीजन रिस्पॉन्सिबल है। और जो पहली बात, दूसरी जो कॉमर्शियल पॉसिबिलिटीज थी वो भी इंपॉर्टेंट थी। सिंध को 1848 सर चार्ल्स नेवियर ने कब्जा किया, जिन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, वी हैव नो राइट टू एनेक्स सिंध yet we shall do it। और उनको इस काम की करने के लिए 7 लाख रुपया प्राइज मनी दी गई। बस की और इस्तेमाल। अगर बहुत स्लो चलेंगे कोर्स कभी पूरा नहीं होगा। जिनको लग रहा है ये फास्ट है, वो अपनी स्पीड को फास्ट करने की कोशिश करें। इफ यू वांट टू बिकम आईएएस यू हैव टू कम अप विद बिट फास्ट स्पीड, नहीं तो कोर्स कभी पूरा नहीं होगा, आईएएस बनने का सपना रह जाएगा। और इसमें फैक्ट ही है, बैठ के याद ही करना पड़ेगा। कांग्रेस ऑफ पंजाब। अब पंजाब के साथ क्या हुआ, जो महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई जून 1839, इससे क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और पंजाब की गवर्नमेंट बहुत चेंज आ गई। जो सेल्फिश और करप्ट लीडर थे वो सामने आने लगे। और क्या है, जो पावर किसके हाथ में आ गई, जो इनडिसिप्लिन आर्मी थी, वो लोग ब्रेव थे, पेट्रोलिंग और इनडिसिप्लिन थे। इससे क्या है, इससे ब्रिटिश को मौका मिल गया तो लोग ग्रेटली अक्रॉस द फ्लैश। और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की फ्रेंडशिप की रणजीत सिंह से 1809 में। इन 1845 एक न्यूज पहुंची पंजाब में कि ब्रिटिश अटैक करना चाहते हैं पंजाब में, और पंजाब आर्मी ने डिटरमाइन हो गई फाइट करने के लिए। दोनों बीच फाइट हो गई 45 में। अब जो पंजाब के कुछ लोग थे आर्मी के, वो ट्रेटर हो गए। जो प्राइम मिनिस्टर थे राजा लाल सिंह, कमांडर थे तेज सिंह, इन्होंने अपने दुश्मनों के साथ सीधे रिस्पॉन्ड किया और पंजाब आर्मी को कंसीड करना पड़ा। और एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ, बहुत नाम सुना होगा, 1845। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद ब्रिटिश ने क्या किया, पूरा एनेक्स कर लिया अंडर दोआब। और जम्मू कश्मीर का जो भाग है राजा गुलाब सिंह को दिया इन द कैश पेमेंट ऑफ 5 रुपीस। पंजाब आर्मी को रिड्यूस कर दिया गया 20,000 इन्फेंट्री, 12,000 कैवलरी, और स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश फोर्स जो है लाहौर में स्टेशन पर। फिर दिसंबर 14, 1846 उसमें एंड ट्रीटी साइन हुई, जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में फुल अथॉरिटी दी गई इन ऑल ओवर मैटर्स। और ब्रिटिश को परमिट कर दिया गया कि अपने ट्रूप्स को कहीं भी स्टेशन कर सकते हैं। अब नाउ ब्रिटिश रेजिडेंट बिकेम द रियल रूलर ऑफ पंजाब, और पंजाब ने अपना इंडिपेंडेंस लूज कर दिया। पंजाब में 1840 में अगेन रिवोल्ट हो गया। जो दो उनके प्रॉमिनेंट लीडर थे, मूलराज एंड मुल्तान, छत्तर सिंह अहलुवालिया, इनको रिवोल्ट किया। वो फिर से वो हार गए। लॉर्ड डलहौजी ने
यह मौका देखा कि कैसे अपने एरिया को स्टाइल। तो लास्ट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया वाज एब्सॉर्ब्ड इन ब्रिटिश एम्पायर। लॉर्ड एलनबो आते हैं 1842 से 48 में। उनके टाइम में सिंध का एनेक्सेशन हुआ। लॉर्ड एलनबो को रिकॉल कर दिया गया इन 1848 में। क्यों? डिफाइंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद डलहौजी आते हैं। एनेक्सेशन पॉलिसी 1845 टू 46 होती है। लॉर्ड डलहौजी यंगेस्ट गवर्नर जनरल है, तो पावर को एज्यूम किया 36 के में। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में स्टडी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इनको सर रॉबर्ट पील जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उनका कॉन्फिडेंस था और उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया रेलवे कंस्ट्रक्शन का इंग्लैंड में एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड। यह रीजन था भारत में तेजी से रेलवे के आगे बढ़ने का, चूंकि लॉर्ड डलहौजी पहले ही काम कर चुके थे कि किस तरह से रेल के इंजन को बढ़ाया जाए। 1849 में डलहौजी ने एनएस पंजाब को ऑफर इंडो सिंगापुर। 1852 में एक कॉमर्शियल डिस्प्यूट हुआ इन रंगून। इससे क्या हुआ? एक न्यू हॉस्टिलिटीज हुई ब्रिटिश और बर्मा के बीच में। और सेकेंड बर्मा वॉर के बाद डलहौजी ने लोअर बर्मा को एनेक्स कर दिया। मेजर आर्थर ने एक अपॉइंट हुए कमिश्नर ऑफ न्यू प्रोविंस। तो जो लोअर बर्मा का एनेक्सेशन था यह बहुत बेनिफिशियल हुआ ब्रिटेन के लिए। रंगून जो था वो ब्रिटेन का मोस्ट वैल्यूएबल एक्विजिशन था। क्यों? वह बिगेस्ट पोर्ट था एशिया का। अब एक सवाल ये जरूर आना चाहिए, डलहौजी क्यों एनेक्स करना चाहिए? डलहौजी एनेक्सेशन क्यों? डलहौजी जो पॉलिसी थी वो रेस्ट ऑफ लोगों से डिफरेंट थी। वह इंडिया को एनेक्स क्यों करना चाहते थे? डलहौजी ने डिक्लेयर कर दिया कि जितने नेटिव स्टेट्स हैं इनका एक्सटेंशन, जितने नेटिव स्टेट है इनका एक्सटेंशन, इनका समापन एक सिर्फ समय की बात है। जो अंडरलाइन मोटिव था उनकी पॉलिसी का कि वो एक्सपेंड करना चाहते थे ब्रिटिश एक्सपोर्ट में। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वी टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। डलहौजी ब्रिटिश इंडिया का एक्सपेंशन क्यों चाहते थे? आंसर क्या हुआ? ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया के लिए। डलहौजी का यह विश्वास था, बिलीव करते थे कि जब तक ये नेटिव स्टेट्स जिंदा रहेंगे तब तक ब्रिटिश एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? इन नेटिव स्टेट्स में मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है। जब तक प्रशासन ठीक से नहीं चलेगा तब तक ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को मदद नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा जो इंडियन अलायंस है वह अब जिस पर्पस के लिए बनाए गए थे वह पर्पस ऑलरेडी सर्व हो चुका है। अब ब्रिटिश को इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करना जरूरी होगा ब्रिटिश के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो जो चीफ इंस्ट्रूमेंट डलहौजी ने लिया अपनी पॉलिसी के लिए वह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक रूलर जो प्रोटेक्टेड स्टेट का है, अगर उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं होता है तो वह जो राज्य है वह ब्रिटिश राज्य में लैप्स हो जाएगा, अनलेस उसका जो एडॉप्टेड सन है उसको ब्रिटिश शासन की सहमति प्राप्त न हुई हो। बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को उसका सहारा लेके उन्होंने स्टेट्स का मर्जर शुरू कर दिया। तो बहुत से जो स्टेट के 17, अब आप देखिए कौन कौन कम मर्ज, 17 हुआ, नागपुर हुआ, झांसी हुआ, उनको उन्होंने इस डॉक्ट्रिन के सहारे एनेक्स किया। अब डलहौजी ने रिफ्यूज कर दिया। तो एक पॉइंट क्या हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा, डलहौजी ने रिफ्यूज कर दिया रिकॉग्नाइज करना जो एक्स रूलर्स थे उनके टाइटल्स को, उनको पेंशन देने से। तो इससे क्या हुआ, जो टाइटल जो कर्नाटक के, सूरत के, तंजौर के नवाब थे वो क्या हो गए, वह डिसग्रंटल्ड हो गए।
उनको उनको उसने पैसा देना बंद कर दिया, वह खत्म होने लगे। इसी तरह से जब डेथ हो गई एक्स पेशवा बालाजी जी चिराव की, जब एक्स पेशवा बालाजी राव की डेथ हो गई, जब एक्स पेशवा बालाजी राव की डेथ हो गई, जिसको बिठूर का राजा बनाया गया था, तो डलहौजी ने उनकी पेंशन देने से इनकार कर दिया, जो उनके रॉबर्टसन थे ना, को पेंशन नहीं दिया। लॉर्ड डलहौजी का अवध को कंट्रोल करने का बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन उसमें डिफिकल्टीज थी। जो नवाब अवध, अब क्या है, अवध को कंट्रोल क्यों किया गया, कैसे किया गया, अवध हाउ एंड व्हाई कंट्रोल या एनेक्स्ड। अब दिक्कत क्या थी, जो नवाब का अवध था ब्रिटिश का एलाइज हुआ करता था बक्सर के युद्ध की समय से, और वो ब्रिटिश के बड़े ओबीडिएंट हुआ करते थे। अब नवाब के अवध साथ दिक्कत क्या था, उनके पास हेयर्स भी थे, बच्चे भी थे। तब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के कंट्रोल नहीं किया सकता है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फ्लाइट ऑफ पीपुल का बहाना लिया, यहाँ का प्रशासन ठीक नहीं है, लोग भाग रहे हैं। नवाब आजिज सली खां को उन्होंने मिस गवर्नेंस का आरोप लगा दिया और कहा आप रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। 1856 में इसको एनेक्स कर लिया गया। अगर इसको हम एनालाइज करें तो यह हकीकत है कि उस समय के राजाओं के दरबार और राज्य में जो मिस गवर्नेंस था हुआ करता था, लेकिन जैसे और जगह था वैसे यहां भी था। रूलर तो सेल्फिश हुआ करते थे, लेकिन गुड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे अगर दिया गया वेलफेयर ऑफ पीपुल कोई लक्ष्य नहीं था। इससे क्या था, अवध के साथ एक खास बात थी, अवध एक बड़ा इलाका था और अवध को किया क्यों गया, अवध एक मार्केट था, बड़ा मार्केट था। इस बड़े मार्केट में इमेंस पोटेंशियल था मैनचेस्टर के गुड्स को बेचने का। ये हुआ आंसर आपका, अवध को एनेक्स क्यों किया गया। एक इमेंस पोटेंशियल था मैनचेस्टर के गुड्स को बेचने का, उसने डलहौजी को एक्साइट किया। he has the greed कि वो अपने पितरों की फीलिंग कर सके, और on the similar reason to satisfy the British growing demand for raw cotton। तो देखिए ये क्या, देखिए इमेंस पोटेंशियल फॉर मैनचेस्टर, दूसरा रॉ कॉटन, इसके लिए बरार हो गया उसने निजाम से। तो दो महत्वपूर्ण रीजंस थे जो डलहौजी ने बरार को और अवध को कब्जा किया। अब जो ब्रिटिश शासन की इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके सक्सेस होने के कारण क्या थे, जब मुगल एम्पायर खत्म हो गया तो जो नए राज्य उत्पन्न हुए उनके बीच आपस में कोई कम्युनिटी, देयर वाज नो कम्युनिटी अमंग देम, ईच वन वाज ईगर टू एक्सपैंड itself on the expense of other। तो जो absence of unity है, absence of unity, जो absence of unity है वह इसी पे हो गई to East India Company। is the first important point। जो ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी थे वो क्या थे, वो यूनाइटेड थे, वह यूनाइटेड कमांड था उनका, यूनाइटेड कंट्रोल था फ्रॉम 1757 ऑनवर्ड्स। तो एक क्या सेंट्रल फोर्स थी पॉलिटिकल अफेयर में, वो उनके पास नहीं हुआ। जो सेंट्रल फोर्स थी वह विक्टोरियस थी, कब, ओनली व्हेन इंटरनल वीकनेस विद इन स्टेट। अगर आप देखें कई जगह वो नहीं जी पाते थे, क्यों, वहां पर इंटरनल वीकनेस नहीं थी। तो कंडीशन ऑफ डिस्प्यूट जो इमर्ज हो रही थी यह इनके इंडिपेंडेंस को लॉस करेगी, और दीज कंडीशन वर ऑफन क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। जो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वह एक बड़ा सक्सेस का कारण हो रही थी। और जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, यह एक इंपॉर्टेंट इमीडिएट कॉज था। देखिए बेसिक कॉज नहीं था, रियल कॉज क्या था, incapacity of Indian rulers to devise a stable, this is the main issue।
डिवाइड एंड रूल भी नहीं था, वो एक कॉज जरूर था, लेकिन वो इनकैपेसिटी थी रूलर के पास कि वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस कर सके, कोई ऐसा सिस्टम ले आ सके, पॉलिटिकल पावर बने जो लॉयल्टी सब्जेक्ट, तो लॉयल्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स, दे वर अनेबल टू गेट द लॉयल्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स। जो मराठास थे वो अपने मिलिट्री डिजास्टर से रिकवर तो कर गए, लेकिन जो उनके लीडर्स थे वो कॉन्फ्लिक्ट, जब भी मजाक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो इजियर हो गया था ब्रिटिश को डिफीट करने के लिए। अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में रंजीत सिंह, अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में रंजीत सिंह का जो इशू था, तो रंजीत सिंह ने एक पावरफुल स्टेट बनाया जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब थे, लेकिन वह कोई सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाए। वो ऐसा कोई सिस्टम रंजीत सिंह बिल्ड नहीं कर पाए जो लंबे दौर से चल सके, इसीलिए उनके जाने के बाद वह सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो जो इंटरनल वीकनेस थे, फियर ऑफ अटैक्स थे नेबर्स के, यह हैदराबाद ने प्रोटेक्शन क्यों मांगा? कि उसको डर लग रहा था कि आसपास के जो स्टेट है हमको अटैक करेंगे। तो जो इंडियन स्टेट्स का जो वीकनेस था वह उनके बैकवर्डनेस के कारण और फर्दर एग्रीवेट हो रहा था। उनकी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पिछड़ी थी। जो बैकवर्डनेस था वह इंपॉर्टेंट फैक्टर था। कब? जबकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हो रहा था। एक तरफ आपके पास अपनी कमियां हैं, यू आर बैकवर्ड, योर टेक्नोलॉजी इज वीक, एट द सेम टाइम there is advanced technology in England where industrial revolution is going on. How two different systems can fight together? In time of war in Hastings, जो मैसूर और मराठा की आर्मीज थी वो इक्वल थी, मैच इक्वल था। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटिश आर्मी बेहतर हो गई। कैसे बेहतर हो गई? क्योंकि आर्टिलरी बेहतर है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उससे हुआ क्या? इंटायर सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम जो हुआ ब्रिटिश का वो ट्रांसफॉर्म कर गया। ऐसे इकोनॉमिक सोशल सिस्टम के ट्रांसफॉर्म करने से जो पावर थी उनकी वर्ल्ड में इंक्रीज हो गई, पावर इंक्रीज हो गई। एक तरफ उनकी पावर बढ़ रही थी, वो मजबूत हो रही थी। उस समय it would not have been easy to resist the growth of empire in India. ये आसान नहीं रह गया था। अब एक तरफ ब्रिटिश लगातार बढ़ते जा रहे, मजबूत हो रहे हैं, और उसके विपरीत आप कर क्या रहे हो? आप लगातार म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट में हो, इंटरनल वीकनेस है, और ब्रिटिश के लिए जीतना आसान हो रहा है। इसीलिए बाय 1856 द सबजुगेशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीट। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ ब्रिटिश एबल टू एक्सपैंड इन इंडियन एम्पायर? बहुत अच्छा सवाल है आपके प्रिंस के अमूल का। अब डलहौजी को अगर हम रिफॉर्म समझने की कोशिश करें कि डलहौजी के रिफॉर्म्स क्या क्या थे। डलहौजी का जो टेरिटोरियल एक्विजिशन था उसने क्या किया? इंडिया के मैप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इंडिया के मैप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? उसने न्यू प्रोविंस को मॉडल किया, मॉडल सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स। उसने इंट्रोड्यूस किया एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का। इस सिस्टम के अंदर एक कमिश्नर अपॉइंट हुआ इन न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी। तो डलहौजी का जो टेरिटोरियल एक्वाइजेशन था उसने इंडिया के मैप को ट्रांसफॉर्म किया। उसका जो मिलिट्री रिफॉर्म था, हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया बंगाल आर्मी से कलकत्ता टू मेरठ। शिमला को उसने परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया आर्मी का। सबसे महत्वपूर्ण जो डलहौजी का रिफॉर्म था वो रेलवे को लेकर था। उसने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया। इंडिया में रेलवे इंडस्ट्री से नया स्टार्ट हुआ। जो ये सवाल कई बार आता है कि रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ क्यों? व्हाट द रीजन? कॉमर्शियल, फर्स्ट कॉमर्शियल, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव, थर्ड डिफेंस। 1853 में जो डलहौजी ने एक रेलवे का मिनट्स बनाया
जो फ्यूचर पॉलिसी ऑफ रेलवे इन इंडिया, उसमें उन्होंने क्या किया, एक गारंटी सिस्टम शुरू किया कि रेलवे कंपनीज जो रेलवे बना रही थी उनको 5% का इन्वेस्टमेंट दिया गया। उस समय इंग्लैंड में 3% का रिटर्न हुआ करता था, वहां 5% का रिटर्न बहुत बड़ा पैसा दिया गया। और गवर्नमेंट ने रिटेन देयर राइट ऑफ, इसको जरूर याद करेगा, बाइंग द रेलवेज एट द एंड ऑफ पीरियड कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म होगा तो गवर्नमेंट बाय करेगी। तो जो फर्स्ट रेलवे लाइन बनी, जो कनेक्ट किया किसको, बॉम्बे और थाना को, 1853 में। ये सवाल इंटरव्यू कई बार पूछा गया कई लोगों से कि सेकेंड रेलवे लाइन कौन सी थी। ये कलकत्ता में थी, रानीगंज कोलफील्ड को 1845 में, और थर्ड थी मद्रास टू एर्नाकुलम। फर्स्ट रेलवे लाइन, सेकेंड, थर्ड, 3 रेलवे लाइन थी। जो रेलवे लाइन फर्स्ट ओपन वर्ल्ड हुई है 1825 में इंग्लैंड हुई। दूसरा इश्यू है टेलीग्राफ का। तो टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ है 1825 में। ओ गोस्वामी अपॉइंट हुए एज द सुप्रीटेंडेंट ऑफ टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। और मेन सिटी जो हुई कलकत्ता, पेशावर, बॉम्बे, मद्रास, और 4000 माइल्स टेलीग्राफ लाइन बनाई गई बिफोर द डिपार्चर ऑफ डलहौजी। जो 1857 का रिफॉर्म था, इसमें जो टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन था, ये बहुत मददगार साबित हुआ। पोस्टल रिफॉर्म, एक न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ 1854 में। उससे क्या हुआ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ओवर व्हिच द लेटर वाज सेंट, यूनिफॉर्म रेट हाफ आना if per post was charged. Postage in stamp introduced हुआ for the first time. एजुकेशन रिफॉर्म, जो एक गुड्स डिस्पैच में बात करेंगे, इसको डिटेल में जब हम सोशल एडिट में पढ़ाएंगे, एजुकेशन पॉलिसी पर बात करेंगे। गुड्स डिस्पैच, सर चार्ल्स का गुड डिस्पैच था, ये क्या था, इंटेलेक्चुअल चार्टर ऑफ इंडिया। इसने एक आउटलाइन दिया, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉलेज। और डलहौजी ने एक्सेप्ट किया व्यूज ऑफ चार्ल्स को, और इस बात पर स्टेप किया टू कैरी आउट द न्यू स्कीम्स। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये कराई गई। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी डलहौजी ने शुरू किया। डलहौजी के पहले जो पब्लिक वर्क्स का काम था, कौन देखता था, मिलिट्री बोर्ड देखता था। डलहौजी ने क्रिएट किया एक सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और अलॉट किया मोर फंड्स फॉर कटिंग कैनाल्स एंड रोड। जो अपर गंगा कैनाल था वो कंप्लीट हुआ 1854 में, कई ब्रिज बनाए गए, और जो मॉडर्नाइजिंग ऑफ पब्लिक वर्क था डिपार्टमेंट का, उसमें फाउंडेशन रखा। डलहौजी ने इंडिया 1856 में छोड़ा। जो आउटब्रेक ऑफ म्यूटिनी है, जो बाद में हुई है, उसी का डलहौजी का जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एक्सरसाइज किया गया, वो 1860 में एक यंग एज उसकी डेथ हो गई। उनके काबिलियत पे कोई डाउट नहीं रहा है। उन्होंने इंक्रीज किया एक्सटेंड ऑफ ब्रिटिश इंडिया और कंसोलिडेट किया। उन्होंने जो इनोवेट किया, एन एरा ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मेनी साइट्स एंड फैक्ट, फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है इनको। जो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है इंडिया, उसमें इनको बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद किया जाता है। एक आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? इट मे बी बिट फास्ट, ज्यादातर फैक्ट्स ही थे, अभी को याद करना होगा। जहां एनालिसिस पार्ट थी वहां हम लोगों ने जरूर स्लो करने की कोशिश की। कोई सवाल जवाब हो तो जरूर करने की कोशिश